एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज की क्लास हमारी एएनएम वालों के लिए है, जिनका भी अपकमिंग टाइम में एएनएम का एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि एएनएम वालों की क्लासेस है जो कंडक्ट नहीं हो पा रही हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैंने आपसे 1 मंथ पहले प्रॉमिस किया था कि एएनएम वालों के लिए भी जितना पॉसिबल होगा उतना आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आज का जो पेपर है एएनएम वाले कैंडिडेट्स के साथ साथ जो भी लोग अदर स्टेट या फिर सीएचओ नर्सिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पूरा पेपर हिंदी इंग्लिश में रहेगा। आपको यहाँ पर पिंक कलर से आंसर्स मार्क किए जाएंगे। आंसर साथ में इस आंसर की में दिए हुए हैं, बट आपको उतने यदि प्रॉपर विजुअल नहीं होते तो आपको मार्क किए जाएंगे आंसर। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। और जो लोग चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करें। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, जिनका भी कल एग्ज़ाम है ओएसएससी के लिए। आई होप आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा जाए, और जो भी आपके एग्ज़ाम देने वाले हैं आप, क्योंकि आपका आई थिंक ऑफलाइन पेपर होता है ओएसएससी का, क्योंकि लास्ट टाइम की तरह जितना मुझे याद है ऑफलाइन मोड में आपका ओएमआर आंसर भी एग्ज़ाम होगा। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक जिनका भी कल एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हीट रेगुलेटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन। जो हीट रेगुलेटरी सेंटर है, ताप नियंत्रक केंद्र कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन में थैलेमस में, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा, फिर सेरिब्रम। तो बॉडी में आपका जो हीट रेगुलेटरी सिस्टम है वो कौन सा है? वो है आपका हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। मेडुला ऑब्लोंगेटा है जो रेस्पिरेटरी सेंटर को कंट्रोल करेगा। सेरिब्रम है जो आपके अदर जो सेंसरी या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो अदर टाइप के फंक्शनिंग है उनको कंट्रोल करेगा। बट मोस्टली आपके एग्जाम में या तो हार्ट रेट को कंट्रोल करने वाला, हीट को कंट्रोल करने वाला, या फिर हीट की जगह आपको थर्मोरेगुलेशन सेंटर भी पूछ सकते हैं, और वो क्या है? वो है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट वन इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है? स्टेपिस, फैलेंजिस, मेटाकार्पल्स, या फिर एक्सीफेस्टर्नम। तो एक्सीफेस्टर्नम तो जो पार्ट है एक तरीके से हम कहें, जो स्टर्नम है आपकी ब्रेस्ट बोन उसका। स्टेपिस कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी है ह्यूमन बॉडी की। सबसे स्मॉलेस्ट बोन पूछते हैं तो कौन सी? स्टेपिस। जो 3 ऑसिकल्स होते हैं, 3 पेयर ऑफ ऑसिकल्स होते हैं, ईयर ऑसिकल्स, मिलियस, इनकस, स्टेपस। तो जिनमें सबसे छोटी बोन है पूरी बॉडी की वो है स्टेपस। यदि ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी बोन पूछें तब आपको क्या, लार्जेस्ट बोन पूछें तब आपको कहना है फीमर। क्या कहना है? फीमर। और यदि आपको यहाँ पर एग्ज़ाम में और भी आपको हो सकता मसल्स पूछें, कितनी मसल्स होती हैं, कितनी बोन्स होती हैं, जैसे एएनएम के पेपर में आपको ये चीज़ें आ सकती हैं, तो आप लोग एक बार इन सभी को क्लियर करके रखें। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज। फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है? सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, पैसेज वे फॉर फीटस, अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, या फिर डेवलपिंग फीटस। तो ये काम किसका है? यहाँ पर ये देखिए पूरे चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, हिंदी में है सभी ऑप्शन। सबसे पहली चीज़ कि फैलोपियन ट्यूब और यूटेराइन ट्यूब जिसको हम कहेंगे, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज करने का काम ओवरी करती है। पासेज वे फॉर फीटस, भ्रूण को रास्ता प्रदान करना, तो ये रास्ता प्रदान करने का काम आपका सर्विक्स करेगा। अक्रेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन या फिर डेवलपिंग फीटस, फीटस का डेवलपमेंट यूट्रस में होता है, ना कि फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में कुछ रेयर जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसमें होता है। तो फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला पार्ट है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फैलोपियन ट्यूब का मेन फंक्शन यहाँ पे क्या है? अक्रेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मल रेस्पिरेशन ऑफ हेल्दी पर्सन इज। एक वयस्क में स्वस्थ श्वसन दर कितनी होती है? 5 to 10 पर मिनट, 10 to 15 पर मिनट, 15 to 20 पर मिनट, या फिर 20 to 30 पर मिनट। तो एक हेल्दी पर्सन, एक एडल्ट हेल्दी पर्सन में जो आपकी रेस्पिरेटरी रेट होती है 15 से 20। कितनी? 15 से 20। बढ़ जाए तो टैकिपनिया, घट जाए तो
ब्रैडिप्निया। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द किडनी इज सिचुएटेड। किडनी कहाँ पे होती है? एब्डोमिनल कैविटी में, पेल्विक कैविटी में, थोरासिक कैविटी की डोर्सल कैविटी। सबको पता है किडनी कहाँ पे होती है? एब्डोमिनल कैविटी में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट है। देखिए यहाँ पर आपको ह्यूमन हार्ट पूछा है, कभी कभी फिश के जो हार्ट है, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं वो भी पूछ सकते हैं। एग्जाम में आपको आया हुआ है, एक बार CHO के पेपर में आया था। ऐसे ही यहाँ पर है कि मनुष्य के हृदय में टोटल 4 सबको पता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट वन इज द ओनली आर्टरी विच सप्लाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पेपर बहुत ही ईजी आया हुआ है। यहाँ पे कहा है कि ऐसी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है, पल्मोनरी आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, गैस्ट्रिक या फिर रीनल आर्टरी। यदि आर्टरीज में पूछें, फीटल टाइम पे पूछें, तो वो होती है अम्लाइकल आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है। और नॉर्मली पूछते हैं तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है वो होती है पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट वन इज द टू डायग्नोज मेनिंजाइटिस विच टाइप ऑफ सैंपल इज कलेक्टेड। मेनिंजाइटिस क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, फिर आप बताएंगे कि कौन सा सैंपल कलेक्ट करेंगे डायग्नोज करने के लिए। मेनिंजाइटिस में, आई होप आपको प्रॉपर विजिबल हो रहा हो इतना। मेनिंजाइटिस में क्या किया जाता है, मेनिंजाइटिस है क्या, जो आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग लेयर है उसको हम कहते हैं मेनिंग्स। यदि उसी मेनिंग्स में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो जाए तो हम उसको कहेंगे मेनिंजाइटिस। इसके 3 क्लासिकल साइन होते हैं, एक होता है ब्रुजिन्स्की कर्निंग साइन, नचल रिजिडिटी एंड देन लास्ट वन इज द फीवर। तो इसको आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे? यूरिन सैंपल से, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सैंपल और CSF से, बोन मैरो या फिर स्टूल से। मेनिंजाइटिस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो CSF के थ्रू आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगी कि आपका आंसर क्या होगा? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट वन इज द थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो एट फॉलोइंग मिनिमम टेम्परेचर। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, कितने टेम्परेचर पर ग्रो करेंगे? ऑप्शन में 20 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस या 85 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर बैक्टीरिया के टाइप हैं, यदि हम बात करते हैं बेस्ड ऑन शेप, बेस्ड ऑन टेम्परेचर के हिसाब से भी अलग अलग टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जब टेम्परेचर 45 या फिर 60 के बीच में होता है तभी अच्छी, मिनिमम टेम्परेचर इनको 45 से ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है। बेस्ड ऑन यदि आप हम ऑप्शन की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 55, सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड 55। क्यों? क्योंकि जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं इनको एटलीस्ट मिनिमम, तो यदि हम ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करते हैं तो 60 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यदि मिनिमम की बात करें हम 45 से ज़्यादा ही जाना चाहिए, 45 से कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर यदि जो बैक्टीरिया साइक्रोफ्लिक्स होते हैं इनमें हमें 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, और जो मीजोफिलिस होते हैं इनमें मॉडरेट टेम्परेचर की, थर्मोफिलिक में 50 से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मिनिमम पूछा है तो कितना होगा? 55 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वन इज द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय। मलेरिया की लाइफ साइकिल है, ये पहली बार किसने डिस्क्राइब की थी? मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने वर्णित किया था? रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कोच, लुईस पास्चर, बेंटिक एंड वेस्ट। मलेरिया पैरासाइट की जो लाइफ साइकिल है ये पहली बार इसकी खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। किसने? रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट वन इज, आई होप आपको पेपर पूरा प्रॉपर विजिबल हो रहा हो। कोई डाउट हो यदि तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना,
और यदि आपके डाउट यूट्यूब पे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे इसी वीडियो या फिर इसी क्लास का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है। HIV वायरस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। तो HIV वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है? फ्लेवी, रेट्रो, रैबिडो या फिर हेपेडनो वायरस। तो HIV वायरस बिलोंग करता है किस फैमिली से? रेट्रो वायरस फैमिली से। किससे? रेट्रो वायरस फैमिली से। नेक्स्ट वन इज इन फॉलोइंग विच इज अ वेक्टर बॉर्न डिसीज। तो इनमें से वेक्टर बॉर्न डिसीज कौन सी है? डिप्थीरिया, डेंगू, टिटनस, मीजल्स। तो डिप्थीरिया नहीं है, ना टिटनस है, ना मीजल्स है। डेंगू, क्योंकि डेंगू में जो मॉस्क्यूटो एडिस एगिप्टी होगा, लेकिन वायरस भी यहाँ पे होता है। क्या है? डेंगू वायरस, जो कि ये क्या है? वेक्टर बॉर्न डिसीज कहलाएगी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर पेशेंट विथ ओवरडोज ऑफ हेपेरिन। यदि मरीज में हेपेरिन का ओवरडोज हो जाता है तो हम एंटीडोट क्या देंगे? प्रोटामिन सल्फेट, विटामिन के, एट्रोपिन सल्फेट या फिर फियोस्टिग्माइन। तो हेपेरिन ओवरडोज होता है तो इसका एंटीडोट होता है प्रोटामाइन सल्फेट। क्या है? प्रोटामाइन सल्फेट। यहाँ पर ऑप्शन आपको लग रहा होगा कि 2 बार लिखे हुए हैं, तो यस 2 बार लिखे हैं, लेकिन एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में। नेक्स्ट वन इज द पैरासिटामॉल ड्रग इज अ। पैरासिटामॉल किस टाइप की ड्रग है? एंटीपायरेटिक, एंटीटसिव, एंटी एस्थमेटिक या फिर एंटी एमेटिक। तो यहाँ पर एंटीपायरेटिक का मतलब है फीवर में यूज़ की जाने वाली ड्रग। एंटीटसिव है जो खांसी वगैरह में या फिर एलर्जी में यूज़ की जाती है। एंटी एस्थमेटिक जिनको अस्थमा है उनको, यदि जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है तो उसको डायलेट करने में यूज़ की जाएंगी। एंटी एमेटिक वॉमिटिंग को ट्रीट करने में यूज़ की जाएंगी। तो यहाँ पर एंटीपायरेटिक क्या है? पैरासिटामॉल। नेक्स्ट वन इज द मॉर्फिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। तो मॉर्फिन किस केस में कॉन्ट्रा इंडिकेट है? एंजाइना में, ब्रोंकियल अस्थमा में, पैंक्रेटाइटिस में, कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन में। मॉर्फिन कभी भी ब्रोंकियल अस्थमा के मरीज में नहीं दी जाती है। आपको दिमाग में चीज़ सेट करके रखना है। मॉर्फिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है ब्रोंकियल अस्थमा के मरीज में। क्लियर? नेक्स्ट वन इज टीस्पूनफुल मेडिसिन इज इक्वल टू। तो 1 टीस्पूनफुल मेडिसिन किसके बराबर है? 2 ml, 3 ml, 5 ml या फिर 10 ml। तो 1 टीस्पून किसके इक्वल होती है? 5 ml के। किसके? 1 टीस्पूनफुल इक्वल टू 5 ml। नेक्स्ट वन इज द आई होप आपको पूरा दिख रहा हो। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूजफुल फॉर रिड्यूसिंग राइज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। सबको पता है कि यदि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है कौन सी मेडिसिन हम देंगे? तो मैनिटॉल है ऑप्शन में, फेनिटॉइन है, डाइज़ेपाम है, नाइट्रोग्लिसरीन है। तो मैनिटॉल ड्रग ऑफ चॉइस है, जो कि यदि ICP बढ़ा हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन इज एनाल्जेसिक्स आर गिवन। तो जो एनाल्जेसिक्स हैं कब दिए जाते हैं? टू रिलीव पेन, टू गो गिव रेस्ट, टू इंड्यूस स्लीप, टू डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है। स्लीप को इंड्यूस करने के लिए सेडेटिव्स दे सकते हैं। रेस्ट के लिए आप मेडिसिन नहीं देंगे, जाके सीधा रेस्ट कीजिए। टू रिलीव द पेन, एनाल्जेसिक्स का यूज़ क्या है? पेन से रिलीफ देने के लिए। नेक्स्ट वन इज द Guillain-Barré syndrome is a disease of which of the following? तो Guillain-Barré syndrome किस टाइप की डिसीज है? ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड की, पेरिफेरल नर्व की, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो Guillain-Barré syndrome है, GBS जिसको हम कहेंगे, इसमें पेरिफेरल नर्व अफेक्ट होती है। कौन सी? पेरिफेरल नर्व अफेक्ट होंगी। Guillain-Barré syndrome एक इम्यून सिस्टम की डिसीज़ है जिसमें आपकी खुद का इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी पे अटैक करेगा। तो यहाँ पर आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा। क्या होगा? सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3।
पेरिफेरल नर्व। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर फॉर ग्लासगो कोमा स्केल। तो ग्लासगो कोमा स्केल का पैरामीटर कौन सा नहीं है? आई ओपनिंग होता है, पिपिलरी रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स या फिर मोटार रिस्पॉन्स। ग्लासगो कोमा स्केल का पार्ट यहाँ पे कौन सा नहीं है? वर्बल रिस्पॉन्स होता है, मोटार रिस्पॉन्स होता है, आई ओपनिंग होता है, लेकिन पिपिलरी रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं होगा। आई ओपनिंग में ये आँखों की आपके कितना खोला क्या किया वो सब आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज द राइस वाटर स्टूल इज द टिपिकल फाइंडिंग इन केस ऑफ। राइस वाटर स्टूल किस केस में देखने को मिलेगा? चावल के पानी जैसे दस्त, कोलेरा में, टाइफाइड में, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अमीबियासिस में। तो यहाँ पर अमीबियासिस में तो आपको वाटरी आएगा। राइस और यदि पी सूप पूछा तो टाइफाइड होगा। राइस वाटर स्टूल पूछा है तो होगा आपका कोलेरा में। किसमें? कोलेरा और हैजा में। नेक्स्ट वन इज फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर। तो सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। Next one is the what concentration of sodium chloride in IV fluid is termed isotonic। तो isotonic fluid में NaCl कितना होगा? NaCl होगा 0.90%। कितना? 0.90%। Next one is a major priority ऑफ नर्सिंग केयर ऑफ चाइल्ड सस्पेक्ट हैविंग मेनिंजाइटिस। तो यदि बच्चे को मेनिंजाइटिस है तो आप क्या करेंगे? एक बच्चा जिसे मेनिंजाइटिस होने की संभावना है उसके लिए मेजर प्रायोरिटी क्या होगी नर्सिंग केयर की? टेम्परेचर चेक करके कोल्ड स्पंजिंग देना, आइसोलेट द चाइल्ड इमीडिएटली, एडमिनिस्टर द एंटीबायोटिक एज सून एज इट इज ऑर्डर्ड, या फिर रिस्ट्रेन द चाइल्ड टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट। मेनिंजाइटिस यदि किसी बच्चे को, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी बच्चे को तुरंत आइसोलेट करना। क्या है? आइसोलेट द चाइल्ड इमीडिएटली। नेक्स्ट वन इज द चाइल्ड्स एपिकल पल्स इज ऑलवेज चेक्ड बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग डिगॉक्सिन। द ड्रग इज नॉट गिवन इफ द पल्स रेट इज। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। एपिकल पल्स चेक किया आपने डिगॉक्सिन देने के पहले, तो ड्रग आप कब नहीं देंगे? जब पल्स रेट कितनी होगी? बिलो 90 to 110 बीट पर मिनट, अबव 90 to 110 बीट पर मिनट, लेस देन 60 बीट पर मिनट, या फिर मोर देन 150 बीट पर मिनट। सबको पता है डिगॉक्सिन जब भी पल्स रेट 60 से कम हो तब नहीं दी जाती, अदरवाइज और कम करके मरीज को सीधा ऊपर पहुंचा देगी। 60 बीट पर मिनट से कम हो तब डिगॉक्सिन विथहेल्ड की जाती है या फिर नहीं दी जाती है। सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे बच्चे के लिए कहा जा रहा है। बच्चे की यदि बात करते हैं हम तो बच्चे में 90 से 110 रहेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे की जो पल्स रेट होती है, यदि यहाँ पर बच्चे की बात की जा रही है तो बच्चे की पल्स रेट एज कम्पेयर टू एडल्ट से क्या होती है? हमेशा ज़्यादा होती है। यदि एडल्ट में पूछते हैं तो 60 बीट से कम है तो हम नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर बच्चे में पूछा जा रहा है तब वो होगा 90 से 110 बीट पर मिनट से नीचे है यदि, तब हम क्या है जो डिगॉक्सिन नहीं देंगे। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग द एडिमेटस फेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एन इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन इज टू। तो यहाँ पर नेफ्रोटिक सिंड्रोम की एडिमेटस फेज में आप क्या करेंगे? प्रोवाइड मेटिकुलस स्किन केयर, इनकरेज फ्लूइड इनटेक, इनकरेज मॉडरेट एक्टिविटी, वेट द चाइल्ड एवरी अल्टरनेटिव। तो एडिमेटस फेज में आप मरीज को मेटिकुलेसिस स्किन केयर देंगे। क्या है यहाँ पे? मेटिकुलेसिस स्किन केयर। जो मेटिकुलोसिस स्किन केयर है यहाँ पर आपको पर्सन के लिए एक तरीके से हमें कहेंगे कि ग्रेट अच्छे तरीके से केयर करेंगे ताकि उसको फील ना हो कि उसकी जो एडिमेटस फेस के कारण उसकी बॉडी स्किन है जो अजीब टाइप की दिख रही है, इसलिए प्रोवाइड मेटिकुलस स्किन केयर। नेक्स्ट वन इज इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट ऑफ अ इन्फेंट सफरिंग विथ एक्यूट डायरिया एंड डिहाइड्रेशन रिवील्स। तो इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन है, यदि बच्चे को एक्यूट डायरियल और डिहाइड्रेशन है तो क्या करेंगे? स्किन टर्गर देखेंगे, लो हेमेटोक्रिट वैल्यू होगी, फॉन्टेनेल वेल्स रहेंगे, या फिर वेट गेन होगा।
एक्यूट डायरिया और डिहाइड्रेशन में बच्चे में क्या देखने को मिलेगा, स्किन टर्गर। क्या होगा, स्किन टर्गर से आपको पता चलेगा बच्चे को एक्यूट डायरिया हुआ है। फॉन्टेनल बल्ज होंगे जब क्रॉनिक डायरिया रहे, यदि बहुत बार लूज मोशन हो रहे हो तब। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल रेडिएशन टू द नेक फॉर कैंसर ऑफ लैरिंग्सिस। तो साइड इफेक्ट क्या होगा एक्सटर्नल रेडिएशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन, डिस्निया, सोर थ्रोट या फिर डायरिया। तो यदि लैरिंग्स के कैंसर के लिए एक्सटर्नल रेडिएशन के कारण साइड इफेक्ट की बात की जा रही तो वो होगा सोर थ्रोट। क्या होगा, सोर थ्रोट, क्योंकि लैरिंग्स के कैंसर की बात हो रही है, आपके वोकल कॉर्ड के कैंसर की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो साइड इफेक्ट होगा एक्सटर्नल रेडिएशन के कारण क्या होगा, सोर थ्रोट। नेक्स्ट वन इज द when the respiratory rate of a 12-month-old child is 35 beats per minute, the most appropriate nursing action is। तो यहाँ पर यदि 12 महीने के बच्चे की जो रेस्पिरेटरी रेट है 35 बीट पर मिनट हो रही है, तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर को सूचित करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, 15 मिनट में दोबारा से रेस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे कि डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। ऐसे केस में आप डॉक्यूमेंट है जो रेडी करके रखेंगे, फाइंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। Next one is the nursing intervention in thrombophlebitis would be contraindicated। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के मरीज में आप क्या नहीं करेंगे, मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, टर्निंग द पेशेंट फ्रॉम साइड टू साइड, अप्लाइंग वार्म पैक्स टू द अफेक्टेड लेग, मसाजिंग द अफेक्टेड लेग। यहाँ पर आपको क्या चीज़ें कॉन्ट्राइंडिकेट करनी है, तो आपको स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट के लिए कॉन्ट्राइंडिकेट करना है, मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के मरीज में। नेक्स्ट वन इज अ पेशेंट विथ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हैज एनजी ट्यूब फॉर लो इंटरमिटेंट सक्शन टू प्रिवेंट। यदि एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के मरीज के लिए क्या किया जा रहा है, सक्सनिंग किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक इसलिए किया जा रहा है क्रॉनिक डिस्टॉर्शन को प्रिवेंट करने के लिए, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के प्रिवेंट करने के लिए, पैंक्रियाटिक स्टिमुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए, पेरिस्टालसिस के लिए। यदि पैंक्रेटाइटिस वाले मरीज को एनजी ट्यूब के थ्रू एनजी ट्यूब इंसर्ट की गई है, सक्सनिंग किया जाना है, किससे प्रिवेंट करने के लिए, पैंक्रियाटिक स्टिमुलेशन से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज इन। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स काउंट किस केस में कम हो जाता है, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू की, टाइफाइड में। सबको पता है डेंगू के मरीज में प्लेटलेट काउंट बहुत फास्ट तरीके से घटना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट वन इज आई पैडिंग इज अप्लाइड ऑन अनकॉन्शियस पेशेंट टू प्रिवेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट में आई पैडिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ड्राइनेस ऑफ आई, ब्लिंकिंग ऑफ आई, कॉर्नियल अल्सर या फिर आई मूवमेंट के लिए। तो आई पैडिंग यूज किया जाता है अनकॉन्शियस पेशेंट में कॉर्नियल अल्सर से प्रिवेंट करने के लिए, किससे, कॉर्नियल अल्सर से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज द हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड। तो हेपेटाइटिस ए किससे होगा, ड्यू टू इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ड्यू टू यूज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, ड्यू टू एडिक्शन ऑफ ड्रग या ड्यू टू डायलिसिस। हेपेटाइटिस ए और ई दोनों फीकोरल रूट या फिर कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा, ड्यू टू यूज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। हेपेटाइटिस बी पूछा तो न्यूरल ब्रेक इंजरी से हो सकता है, सी ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी माँ के बच्चे को भी वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज टॉप प्रायोरिटी ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इंक्लूड। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के लिए टॉप प्रायोरिटी क्या है, ईसीजी मॉनिटरिंग, प्रॉपर पोजिशनिंग, सीपीआर या फिर कैथेटराइजेशन। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जब आपने मूवीज में देखा होगा, आपको वैसे ज़्यादा याद रहेगा, फिब्रिलेटर से चेस्ट पे करंट लगाते हैं, वही है। तो यहाँ पर पहले क्या प्रायोरिटी ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो वो होता है सीपीआर। नेक्स्ट वन इज इन फॉलोइंग विच डिसीज अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन। तो थायमिन की कमी के कारण क्या होगा, वेरी वेरी पेलाग्रा, एनीमिया या फिर स्कर्वी। तो थायमिन की कमी के कारण क्या होगा, वेरी वेरी
क्या होगा? वेरी वेरी। नियासिन की कमी से पेलाग्रा होगा, स्कर्वी होगा विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट वन इज टू प्रिवेंट लीगल इम्प्लीकेशन व्हाट शुड बी डन बाय नर्स ड्यूरिंग प्री ऑपरेटिव पीरियड। लीगल इम्प्लीकेशन से निपटने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए प्री ऑपरेटिव पीरियड में क्या करना चाहिए? प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ऑब्टेन रिटर्न कंसेंट, प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर, एक्सप्लेन द पेशेंट एंड हिज रिलेटिव पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। हमेशा किसी भी सर्जरी के पहले एक फॉर्म पे साइन करवाया जाता है कि मरीज को यदि इस ऑपरेशन के दौरान कुछ होता है उसके लिए डॉक्टर, नर्सेस या फिर हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं होगा। वो कहलाता है ऑब्टेन रिटर्न कॉन्सेंट, लिखित में सहमति लेना। तो यहाँ पर ये क्या किया जाता है, पहले से साइन करवाया जाता है ताकि आप किसी भी लफड़े में फंसने से बचें। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एनीमिया इंक्लूड एक्सेप्ट। क्लिनिकल साइन सब कुछ है एनीमिया के, किसी एक को छोड़कर। लो हीमोग्लोबिन लेवल होगा, फटीग होगा, हाइपो एक्टिविटी होगी, लेसिट्यूड होगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा हाइपर एक्टिविटी। एनीमिया वाले मरीज में इतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि वो जाकर चटकून खेल करें। बाकी यहाँ पर हाइपो एक्टिविटी, डल होगा, लेथार्जिक होगा, लो हीमोग्लोबिन लेवल होगा, थकावट होगी, सब होगा, लेकिन हाइपर एक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज प्रायोरिटी बेसिक मैनेजमेंट ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट इंक्लूड। तो यदि मरीज अनकॉन्शियस है तो प्रायोरिटी बेसिक मैनेजमेंट क्या होगा? आईवी थेरेपी देंगे, मेनिडॉल देंगे, क्लियरेंस ऑफ एयरवे या फिर पेन एट मैकबर्नी पॉइंट। अनकॉन्शियस मैनेज पर्सन में मरीज बेहोश है तो उसमें आपकी सबसे प्रायोरिटी क्या होगी कि मरीज को जो एयरवे उसको क्लियरेंस करके रखना है। नेक्स्ट वन इज इन ओलिगोयूरिया वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज। तो ओलिगोयूरिया में यूरिन की वॉल्यूम कितनी होगी? लेस देन 100 ml, लेस देन 400 ml, लेस देन 800 ml या फिर एब्सेंस ऑफ यूरिन। तो ओलिगोयूरिया में यूरिन की वॉल्यूम होगी कितनी? लेस देन 400। एन यूरिया में 100 से भी कम, और जो ओलिगोयूरिया है इसमें 400 ml से भी कम। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। सब कुछ करेंगे कार्डियक अरेस्ट में किसी एक को छोड़कर। मैसिव आईवी इन्फ्यूजन, O2 थेरेपी, क्लियरेंस ऑफ एयरवे या फिर कार्डियक कंप्रेशन, सब कुछ करना है आपको। मैसिवली फास्ट तरीके से आईवी इन्फ्यूज नहीं करना है, नहीं तो मरीज सीधा चला जाएगा हाँ ऊपर। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग हेड इंजरी व्हाट इज द कॉज ऑफ इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। तो हेड इंजरी में यदि सिर पे चोट लगती है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ने का क्या कारण होगा? कौन सी इंजरी है? हाइपोथैलेमस में, सेरिबेलम में है कि मेडुला में है? तो जब भी ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आता है तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपको हाइपोथैलेमस की बॉडी का टेम्परेचर हाइपोथैलेमस रेगुलेट करेगा। अब यदि ब्रेन के किस पार्ट में इंजरी, हेड इंजरी होती है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो होगा हाइपोथैलेमस में। किसमें? हाइपोथैलेमस। बैलेंस गड़बड़ाता। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द कॉज ऑफ एनीमिया इन क्रॉनिक रीनल फेलियर। क्रॉनिक रीनल फेलियर के मरीज में एनीमिया होने का क्या कारण है? डिक्रीज एरिथ्रोपोइटिन, हीमोलाइसिस, प्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर आरबीसी या फिर इनएप्रोप्रिएट रीनल फंक्शनिंग। तो यदि मरीज को लंबे टाइम से रीनल फेलियर की सिचुएशन है तो इसका मेन रीजन है एरिथ्रोपोइटिन की कमी। क्या है? एरिथ्रोपोइटिन की कमी। नेक्स्ट इज इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ कॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया का कारण कौन सा नहीं है? वॉमिटिंग, पोटेशियम वास्टिंग डायरेटिक्स, एल्डोस्टेरोनिज्म, रीनल फेलियर। तो हाइपोकैलेमिया का कारण कौन सा नहीं है? हाइपोकैलेमिया का मतलब होगा लो पोटेशियम लेवल। क्या है? लो पोटेशियम लेवल। अब आपके शरीर में जब पोटेशियम का लेवल कम होगा तो आपके लिए क्या होगा? मसल क्रैम्प्स होंगे, फटीग होगी, थकावट होगी, हार्ट रिदम में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको किडनी फेलियर के कारण देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन इज पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज। तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के लिए कहा जाता है डिसमेनोरिया। एमनोरिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एनोरेजिया का मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना। नेक्स्ट वन इज
नेक्स्ट इज इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, तो इनमें से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सी नहीं है? कैनक्रोइड, सिफिलिस, फाइब्रॉइड यूट्रस या फिर एड्स। आपको पता है सिफिलिस होगा, एड्स होगा, गोनोरिया होगा, जो यहाँ पर एक ऑप्शन और है कैनक्रोइड। क्या है? कैनक्रोइड। तो ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, जो कि HIV के साथ में होने वाली डिसीज है। यहाँ पर ये जो डिसीज है कैनक्रोइड डिसीज, ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल हीमोफिलस डक्ट्रे नाम के बैक्टीरिया से होगी। क्या है? हीमोफिलस डक्ट्रे नाम के बैक्टीरिया से होगी कैनक्रोइड, लेकिन फाइब्रॉइड यूट्रस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है। नेक्स्ट इज द फॉल्ट इन मेल दैट में कॉज इनफर्टिलिटी इंक्लूड। तो मेल में यहाँ पे कहा है कि कौन से कॉज है जिसके कारण इनफर्टिलिटी होगी, वांछपन होगा। मम्स ऑर्काइटिस, यस, मम्स का एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जिसके कारण ऑर्चाइटिस की सिचुएशन डेवलप होती है। वृषण का संक्रमण, राइज डिस्क्रोटल टेम्परेचर, ये भी हो सकता है। अनडिसेंडेंट टेस्टिस भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी रीजन हो सकते हैं किसके? मेल इनफर्टिलिटी के। नेक्स्ट इज सीक्रेशन फ्रॉम मदर्स ब्रेस्ट फॉलोइंग डिलीवरी इज कॉल्ड। मदर के ब्रेस्ट से डिलीवरी के बाद जो निकलता है वो क्या है? वो कहलाता है कोलेस्ट्रम। क्या है? कोलेस्ट्रम। ल्यूकोरिया वाइट डिस्चार्ज है, वजाइना के थ्रू होगा। रोचिया आफ्टर डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको टर्म दिया गया है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड। प्लेसेंटा किस स्टेज में डिलीवर होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स डायलेट होगी, दूसरे में बेबी बाहर आएगा, तीसरे में प्लेसेंटा डिलीवर होगा, चौथे में ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? स्टेज नंबर थर्ड। नेक्स्ट इज पेप स्मीयर इज यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पेप स्मीयर किसकी स्क्रीनिंग के लिए यूज किया जाता है? ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर। पेप स्मीयर यूज किया जाता है सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए। नेक्स्ट वन इज विच एब्डोमिनल ग्रिप इज यूज टू असेस द डिसेंट ऑफ हेड इन अ प्रेग्नेंट वुमेन। हेड की कंडीशन पता करने के लिए प्रेग्नेंट वुमेन में कौन सी ग्रिप यूज की जाती है? फंडल, लेटरल, पेल्विक 1 या फिर पेल्विक 2। तो जो ग्रिप अपनाई जाती है वो होती है पेल्विक ग्रिप 2। ये ग्रिप्स हमने कई बार पढ़ी हैं। पेल्विक ग्रिप फर्स्ट, पेल्विक ग्रिप सेकंड, लियोपोल्ड मैन्यूवर, सब क्या है? ग्रिप है, अलग अलग तरीके से यूज की जाती है। तो बेबी के हेड को सही तरीके से असेस करने के लिए ग्रिप अपनाई जाएगी, वो भी पेल्विक ग्रिप सेकंड। नेक्स्ट वन इज मूवमेंट ऑफ द बेबी दैट इज फेल्ट बाय द मदर, इट्स नोन एज। जो मूवमेंट माँ को फील हो रहा है अपने बच्चे की यूट्रस में, क्या कहलाएंगे? लाइटनिंग, एंगेजमेंट, क्विकनिंग की डेवलपमेंट, ये कहलाएंगे क्विकनिंग। क्या कहलाएंगे? क्विकनिंग, जो कि फर्स्ट फीटल मूवमेंट कहलाएंगे। माँ को 20 वीक की प्रेगनेंसी ये फील होने लगेंगे। नेक्स्ट वन इज बेड रेस्ट इज एसेंशियल इन प्री एक्लेम्सिया सिंस इट। प्री एक्लेम्सिया के मरीज में बेड रेस्ट की जरूरत होती है, क्यों? एक्लेम्सिया को प्रिवेंट करने के लिए मोबिलाइज टिश्यू फ्लूइड देयर बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड डिक्रीज द एडिमा। बेड रेस्ट इसलिए कहा जाता है प्री एक्लेम्सिया के मरीज को, ताकि आप उसमें ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके एडिमा को कम कर सकें। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट वन इज अबाउट 25% ऑफ मैटरनल डेथ आर ड्यू टू। 25% डेथ है जो फीमेल की किसके कारण होती हैं? इन्फेक्शन के, ऑब्स्टेट्रिकल हेमरेज या फिर अनसेफ अबॉर्शन या फिर एक्लेम्सिया के। तो यहाँ पर 25% मैटरनल डेथ का मेन रीज़न होता है हेमरेज और ब्लीडिंग। ऑब्स्टेट्रिकल हेमरेज डिलीवरी के टाइम पे, डिलीवरी के बाद या फिर ड्यूरिंग द डिलीवरी किसी भी तरीके से ब्लीडिंग होती है तो वो किस में कंसिडर की जाएगी? ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज में। नेक्स्ट इज ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर ऑफ डिलीवरी इज कंसिडर्ड एज पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज कब कंसिडर किया जाएगा? यदि 24 घंटे के बाद ब्लीडिंग हुई है तब। व्हेन ब्लड लॉस मोर देन 500 ml, 700, 100 या 200। बहुत ईजी क्वेश्चन है। जब ब्लड लॉस 500 ml से ज़्यादा हो जाता है पोस्टपार्टम हेमरेज, तब उसको क्या कहेंगे?
पोस्टपार्टम हेमरेज, ब्लड का लॉस हो रहा है 500 ml से भी ज़्यादा। नेक्स्ट इज इन फॉलोइंग विच इज़ द हाईएस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विस। पेल्विस का सबसे हाईएस्ट डायमीटर कौन सा, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल या फिर ऑब्लिक या फिर ऑल आर इक्वल। ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ाया जा चुका है कई बार। पेल्विक का सबसे हाईएस्ट डायमीटर होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। नेक्स्ट इज टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अबाउट। तो प्रेगनेंसी में टोटल कितना वेट बढ़ना चाहिए, 6 किलो, 8 किलो, 11 किलो, 14 किलोग्राम। तो एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी में एटलीस्ट 11 kg वेट तो गेन होना ही चाहिए। नेक्स्ट वन इज इन फॉलोइंग विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रेग्नेंट लेडी। तो कौन सी वैक्सीन प्रेग्नेंट लेडी को दी जाएगी, मीजल्स, बीसीजी, टिटनस या फिर डीपीटी। तो जो वैक्सीन प्रेग्नेंट लेडी को दी जाती है वो दी जाती है टिटनस वैक्सीन। एक दी जाती है एज सून एज प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई हो, दूसरी 1 महीने के गैप के बाद हम दे सकते हैं। नेक्स्ट इज प्राइमरी फीचर ऑफ सर्वाइकल कैंसर इंक्लूड। तो सर्वाइकल कैंसर का प्राइमरी फीचर कौन सा है, पॉलीयूरिया, रेगुलर मेंस्ट्रुएशन, एनोरेक्सिया, फिर हेडेक। सर्वाइकल कैंसर का जो प्राइमरी फीचर होगा वो होगा इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। क्या है, पीरियड्स का रेगुलर आना। पॉलीयूरिया तो डीएम के लिए है। तो यहाँ पर जो सर्वाइकल कैंसर के लिए प्राइमरी फीचर है, प्राइमरी साइन है, वो होगा इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट बाय प्रेग्नेंट लेडी शुड बी एटलीस्ट। एक क्वेश्चन हमने आपको कल भी बताया था। तो एंटीनेटल विजिट कितना चाहिए एक प्रेग्नेंट लेडी को, 2, 3, 1 या फिर 5। तो जब भी ऑप्शन में 4 हो तो आप उसको मार्क कीजिए, या फिर 4 की जगह 3 है, 3 को मार्क कीजिए। मैंने आपको कल की जो क्लास ली थी जिसमें आपको एक पेपर सॉल्व करवाया था, आप जाके देखिए ज़रूर। उसमें आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन था उस पेपर का कि टोटल एंटीनेटल विजिट कितनी चेक करनी चाहिए, 4 करनी चाहिए, मिनिमम 4। लेकिन जब ऑप्शन में 3 हो तो आप 3 को मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूडी इंसर्शन। आईयूडी इंसर्ट करने के कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, पेन, ब्लीडिंग, परफोरेशन या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फर्स्ट और कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है ब्लीडिंग। क्या है, ब्लीडिंग। सेकंड वन इज द पेन। यदि आपको इस तरीके से ऑप्शन आते हैं एग्जाम में तो आप ब्लीडिंग को मार्क कीजिए, सेकेंडरी पूछा तो पेन। नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में, पेल्विस में कि वेजाइना में। तो फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में, यूट्रस में यहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा। नेक्स्ट वन इज द इन फॉलोइंग विच इज द मेन कॉज ऑफ पीआईडी। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज का मेन कॉज क्या है, एब्रप्टो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर पोस्टपार्टम हेमरेज। तो यहाँ पर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज का जो मेन रीजन होगा वो होगा लंबे टाइम तक पोस्टपार्टम हेमरेज का चलना, पीपीएच। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग +2 स्टेशन पोजीशन ऑफ फीटल हेड इज। फीटल हेड की कितनी पोजीशन होगी जब +2 स्टेशन पोजीशन हो, बिलो स्चियल स्पाइन, अबव स्चियल, बिहाइंड स्चियल या जस्ट अबव द पेल्विक इनलेट। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका बिलो स्चियल स्पाइन। क्या है, बिलो स्चियल स्पाइन। हमने 1 वीक पहले की जो क्लास ली थी उसमें आपको स्टेशन के बारे में पढ़ाया था, क्या पोजीशन, कितने बाहर आएगा बेबी, किस तरीके से आएगा, वो सब आपका। तो ड्यूरिंग +2 स्टेशन में पोजीशन ऑफ फीटल हेड इज बिलो स्चियल स्पाइन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्टेनेल इन चाइल्ड इज द फर्स्ट टू क्लोज। सबसे पहले कौन से फॉन्टेनेल क्लोज होते हैं, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड की मास्टॉइड। सबसे पहले क्लोज होते हैं ऑक्सीपिटल। कौन से, ऑक्सीपिटल। फिर होते हैं यहाँ पर फ्रंटल या फिर पोस्ट एंटीरियर जिसको हम कहेंगे। कब होते हैं, ये होते हैं जनरली 18 महीने की एज में। और जो यहाँ पर सबसे पहले क्लोज होने वाले हैं, कुछ हफ्तों में ही क्लोज हो जाते हैं, तो ऑक्सीपिटल फॉन्टेनेल। नेक्स्ट वन इज टू कैलकुलेट द डोज ऑफ मेडिसिन फॉर अ चाइल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड। बच्चों में ड्रग डोज कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला अपनाया, यंग अपनाया जाता है, क्लार्क होता है, फ्राइट्स होता है, सभी फार्मूले अपनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप आंसर भी क्या देंगे, सब कुछ, ऑल ऑफ दी अबव।
नेक्स्ट इज इन प्रीमेच्योर लेबर विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूजफुल फॉर द न्यूबॉर्न। प्रीमेच्योर लेबर में कौन सी मेडिसिन देंगे जो कि न्यूबॉर्न के लिए हेल्पफुल होगी? मैग्नीशियम सल्फेट, ऑक्सीटोसिन, डेक्सामेथासोन, टेस्टोस्टेरोन। प्रीमेच्योर लेबर पे आते हैं तो जो मेडिसिन देंगे हम न्यूबॉर्न बेबी के लिए हेल्पफुल होगी वो होगी डेक्सामेथासोन। कौन सी? डेक्सामेथासोन। बेबी के लंग्स को मैच्योर करने में हेल्प करेगी। क्या होगी? डेक्सामेथासोन। नेक्स्ट वन इज A promising treatment for some children suffering from thalassemia is। थैलेसीमिया के लिए एक परमानेंट ट्रीटमेंट क्या होगा? परमानेंट तो नहीं हम कहेंगे, प्रॉमिसिंग ही कहेंगे। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, कीमोथेरेपेटिक एजेंट, रेडिएशन थेरेपी या स्टेरॉयडल थेरेपी। यदि किसी बच्चे को थैलेसीमिया है, उस थैलेसीमिया के मरीज में केयर आप कैसे करेंगे, कैसे ट्रीट करने की कोशिश करेंगे? बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके। Next one is a child is diagnosed with bacterial conjunctivitis. A nurse educates the mother to do all except। यदि बच्चे को बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो एज अ नर्स आप मदर को सब चीज़ें बताएंगे किसी एक को छोड़कर। वॉश एंड फ्रिक्वेंटली, क्लीन आइज एज प्रिस्क्राइब्ड, शेयर टॉवल एंड वॉश क्लॉथ, गिव आई ड्रॉप्स एंड प्रिस्क्राइब्ड। वॉश एंड फ्रिक्वेंटली ताकि कंटामिनेशन से आप प्रिवेंट कर सकें आइस को, एज इन जो प्रिस्क्राइब किया वैसे धुलें। गिव आई ड्रॉप्स जो दी गई हैं, कभी भी अपनी टॉवल और जो क्लॉथ है जो नहीं शेयर करना है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन में वही, क्वेश्चन में वही है कि एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है क्या नहीं करना है यदि किसी बच्चे को बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो ऐसे केस में आपको शेयर टॉवल एंड वॉश द क्लॉथ। नेक्स्ट वन इज द अपगार स्कोर इज डन टू अप्रेस द इन्फेंट फॉर। तो अपगार स्कोर में क्या चीज़ें चेक की जाएंगी? बर्थ डिफेक्ट, रेस्पिरेटरी इफेक्ट, RH सेंसिटाइजेशन या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी। अपगार स्कोरिंग 2 बार की जाती है, एक बार जब बेबी डिलीवर होता है तब, दूसरी बार 5 मिनट के बाद। यहाँ पर अपगार स्कोर में रेस्पिरेटरी इफेक्ट चेक किए जाएंगे, ना कि रेस्पिरेटरी इफेक्ट चेक किए जाएंगे, ना कि RH सेंसिटाइजेशन, इमोशनल सेंसिटिविटी या फिर बर्थ डिफेक्ट। नेक्स्ट वन इज विल्स ट्यूमर इज अ ट्यूमर ऑफ द। विल्स ट्यूमर कहाँ का ट्यूमर है? बच्चों में होने वाला कॉमन किडनी ट्यूमर है। नेक्स्ट इज नॉर्मल बर्थ वेट इज। तो नॉर्मली बच्चे का वजन कितना होता है? जन्म के समय एक शिशु सामान्य वजन कितने होगा? 2.5 to 3 kg, 2 to 2.5 kg, 3 to 3.5 kg, 2.2 to 2.7 kg। तो इंडियन हेल्दी बेबी का जन्म के समय वजन होता है 2.5 किलो से 3 किलो तक, 2.5 to 3 kg। ये वजन 5 से 6 महीने में डबल हो जाएगा और 1 साल में पूरा ट्रिपल हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ LBW। लो बर्थ वेट बेबीज का क्राइटेरिया क्या है? बर्थ वेट बिलो 2 kg, 2 किलो से कम वजन, 2.5 किलो से कम वजन, 3 किलो से कम वजन या 2.7 kg से कम वजन। बेबीज, अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि इंडियन बेबीज का वजन कितना होता है? 2.5 kg से 3 kg तक। लो बर्थ वेट बेबीज ऐसे बच्चे होते हैं जिनका वजन 2.5 kg से भी कम हो। तो हियर इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बर्थ वेट इज लेस देन 2.5 kg या फिर 2.5 किलो से कम वजन का बच्चा हो उसको कहेंगे लो बर्थ वेट बेबीज। नेक्स्ट वन इज द एट विच एज अ चाइल्ड कैन स्टार्ट टू ब्रश हिज टीथ। किस उम्र में बच्चे दांत साफ करना स्टार्ट कर देते, ब्रश करना स्टार्ट करते? 2 साल में, 3 साल, 4 साल की 20 महीने में? तो बच्चे जनरली 3 साल में। कब? जब 3 साल के होते हैं तब जब अपने दांतों को ब्रश करना स्टार्ट कर देते हैं। 2 में तो ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, बट बच्चे 3 साल की एज में प्रॉपर ब्रश करना सीख जाएगा। नेक्स्ट वन इज while talking temperature from rectal routine in children thermometer should be inserted about। तो यदि रेक्टल टेम्परेचर ले रहे हैं तो कितना थर्मामीटर इंसर्ट करेंगे? 0.5 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच या फिर 2 इंच। यदि रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं आप तब आप थर्मामीटर को कितना इंसर्ट करेंगे? 1 इंच। नेक्स्ट इज MMR वैक्सीन इज गिवन बाय। तो MMR वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस या फिर इंट्राडर्मल। तो जो MMR वैक्सीन है दी जाती है सबक्यूटेनियस रूट से। किससे?
सबक्यूटेनियस रूट से पेंटावैलेंट IM दी जाती है, BCG इंट्राडर्मल दी जाती है। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन में कॉज। तो यदि बच्चों में विटामिन डी की कमी होती है तब क्या होगा? ऑस्टियोमलेसिया होगा, रिकेट्स होगा, पेलाग्रा होगा कि वेरी वेरी होगी? बच्चों में जब विटामिन डी की कमी होती है तब बच्चों को होगा रिकेट्स। बड़ों में पूछे तो ऑस्टियोमलेसिया, पेलाग्रा, नियासिन से, वेरी वेरी B1 की कमी से। नेक्स्ट इज इन चिल्ड्रन विच डिसीज अकर ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो कौन सी डिसीज है जो प्रोटीन की कमी से होगी? मरासमस, क्वासियोरकर, बेरी बेरी की स्कर्वी? प्रोटीन की कमी से होगा क्वासियोरकर, एनर्जी की कमी से होगा मरासमस, प्रोटीन की कमी से होगा क्वासियोरकर। नेक्स्ट वन इज आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड। तो बेबी के जन्म के कितने टाइम के बाद ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए? 2 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर, दूसरे दिन, या फिर आफ्टर वीक? यदि ब्रेस्ट फीडिंग की बात हो रही है आफ्टर बर्थ तो बेबी को विद इन ½ आवर या फिर 0.5 आवर के अंदर फीड करवाना है, मतलब कि आधे घंटे के अंदर, 30 मिनट के अंदर। नेक्स्ट वन इज द व्हेन फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस अपीयर इन न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी में फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कब देखने को मिलेगा? एट द बर्थ, ऑन सेकेंड वीक, ऑन सेकेंड डे, या फिर ऑन फर्स्ट वीक? तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल एक होता है पैथोलॉजिकल, मतलब अंदर से ही कुछ प्रॉब्लम है। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस देखने को मिलेगा कब? दूसरे दिन, ऑन सेकेंड डे। नेक्स्ट इज इन फॉलोइंग विच इज नॉट आर प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर टिटनस न्यूनेट्रम। टिटनस ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम, टिटनस न्यूनेट्रम क्या होते हैं? तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? TT वैक्सीन, फॉलो द 5 क्लीन रूल, TT इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज, या फिर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम और टिटनस न्यूनेट्रम को बच्चे में प्रिवेंट करने के लिए WHO की 5 क्लीन प्रैक्टिस अपनाई जाती हैं। जहाँ डिलीवरी हो रही है वो एरिया सेफ हो, जो डिलीवरी कर रहा है उसके यहाँ सेफ हो, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जा रहे हैं वो सेफ हो, क्लीन कॉर्ड और क्लीन कॉर्ड एंड क्लैंपिंग। नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है? पैरामिक्सो वायरस, वेरिसेला जूस्टर, हर्पीस सिम्प्लेक्स, या फिर बॉर्डिटेला पर्टिसेस। ये सभी वायरस किसी न किसी डिसीज को कॉज करने के लिए हेल्पफुल है। यहाँ पर चिकन पॉक्स के लिए क्या है? वेरिसेला जूस्टर वायरस। नेक्स्ट इज इन अ पेशेंट ऑफ फीवर फास्टेजियम इज टर्म व्हेन गिवन टू विथ ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। फास्टेजियम टर्म कब अपनाया जाता है? ऑनसेट ऑफ फीवर हो, मतलब कि बुखार आना शुरू हुआ हो, जब तापमान अधिकतम अस्थायी हो, when the body temperature is gradually returning to normal, या when body temperature suddenly returning to normal। फास्टेजियम का मतलब होगा कि एक पीक लेवल तक टेम्परेचर पहुंच के वहीं पे स्टॉप हो जाए, रिमेन हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? फास्टेजियम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स। कौन सी डिसीज है जो कि एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स से नहीं होगी? मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियोमाइलाइटिस, या फिर TB? खसरा, छोटी माता, पोलियो, तपेदिक। तो एयरबॉर्न जो नहीं है वो होगी आपकी यहाँ पर क्या? पोलियो। क्या है? पोलियो। डायरेक्ट फीकोरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होगा। एयरबॉर्न में खसरा हो सकता है, छींकने खांसने से छोटी माता आ सकती है, TB हो सकता है, लेकिन पोलियो नहीं होगा। नेक्स्ट इज WHO एस्टेब्लिश्ड बाय। तो WHO की स्थापना हुई थी कब? 7 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNDP। तो UNDP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट इज टाइफाइड फीवर इज द। तो टाइफाइड किस तरीके का बुखार है? बैक्टीरियल, स्किन, पैरासाइटिक, या फिर वायरल? टाइफाइड है एक बैक्टीरियल डिसीज जो कि साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से डेवलप होती है। नेक्स्ट इज पोलियो वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। पोलियो वैक्सीन किससे बनी होती है? लाइव एटेन्यूएट ऑर्गेनिज्म से, किल्ड ऑर्गेनिज्म, और टॉक्सॉइड, या फिर एरोबिक बैक्टीरिया? तो जो पोलियो वैक्सीन होती है बनी हुई है लाइव अटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन ICD। ICD का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट इज
Community health nurse explains a new diagnosed diabetes mellitus patient that the purpose of medication is to treat. यदि आप किसी मरीज को यदि क्या है न्यू डायग्नोस्ड हुई है डायबिटिक शुगर की बीमारी हुई है तो आप क्या चीज़ें समझाएंगे कि हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, फिर हाइपोप्लिरूडीनिमिया। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स एक्सप्लेन करेगी जिसको नई नई डायबिटीज़ हुई है कि आपको अपनी मेडिकेशन स्टार्ट क्यों करना है ताकि आपको हाइपरग्लाइसीमिया से बचाया जा सके, आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई ना हो, उससे प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ आईयूडी इंसर्शन। तो आईयूडी इंसर्शन का मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम होगा कौन सा? ड्यूरिंग और विद इन 10 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन। यहाँ पर आपका सही आंसर यही होगा, ऑप्शन में है अबाउट द मिडेस्ट ऑफ द साइकिल जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुएशन एट एनी टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। आईयूडी इंसर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ड्यूरिंग और विद इन 10 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन, या तो पीरियड्स आने के 10 दिन पहले या फिर 10 दिन बाद। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ बीसीजी वैक्सीन। तो बीसीजी वैक्सीन किस तरीके की वैक्सीन है? किल, ट्रिपल, लाइव या फिर कंबाइंड? डीपीटी वैक्सीन है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। कौन सी? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। नेक्स्ट इज WHO पैकेट्स इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। WHO का जो ORS पैकेट होता है उसमें सोडियम क्लोराइड होगा, पोटेशियम क्लोराइड होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है कि 1 साल तक के बच्चे का किसी पर्टिकुलर पूरे ईयर में जो डेथ होती है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी किस में प्रेजेंट की जाती है? रेट पर 1000 लाइव बर्थ। कितना? रेट पर 1000 लाइव बर्थ। नेक्स्ट इज इन विच डे इंटरनेशनल एड्स डे सेलिब्रेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस हम कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। कब? 1 दिसंबर को। नेक्स्ट इज इन फॉलोइंग विच डिसीज इज कॉज्ड बाय वेरिसेला जूस्टर। वेरिसेला जूस्टर से चिकन पॉक्स होगा। क्या होगा? चिकन पॉक्स। डिप्थीरिया होगा, स्मॉल पॉक्स होगा, सिफिलिस होगा, लेकिन चिकन पॉक्स किससे होगा? वेरिसेला जूस्टर से। नेक्स्ट वन इज थेरेपी ट्रीटमेंट विच इज यूज्ड फॉर टीबी। तो टीबी के लिए जो थेरेपी यूज होती है, ट्रीटमेंट होती है डॉट्स। क्या है? डॉट्स। एमडीटी होगा लेप्रोसी के लिए, ओआरएस होगा डिहाइड्रेशन और डायरिया के मरीज के लिए। नेक्स्ट इज पोलियो इज मेनली इन्फेक्शन ऑफ। पोलियो किसका इन्फेक्शन है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, एलिमेंट्री ट्रैक्ट का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। पोलियो में कौन से पार्ट सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पोलियो किस पार्ट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा? नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय इंसिडेंस। तो इंसिडेंस का मतलब क्या है? न्यू केसेस ऑफ एनी डिसीज, ओल्ड केसेस ऑफ एनी डिसीज, टोटल केस ऑफ एनी डिसीज, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। प्रेवलेंस पूछते तो टोटल केस, नए पुराने दोनों। इंसिडेंस पूछा है तो ओनली न्यू केसेस ऑफ एनी डिसीज। नेक्स्ट वन इज इन फॉलोइंग विच डिसीज हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड। पूरे विश्व से कौन सी डिसीज इरेडिकेट हो चुकी है? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कोलेरा या फिर पर्ट्यूसिस। पूरे विश्व से जो डिसीज इरेडिकेट हो गई है वो है स्मॉल पॉक्स। तो ये था हमारा पेपर। यदि आपको पेपर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर आप लोग देना। नेक्स्ट ANM किस तरीके का पेपर आपको लाया जाएगा उसमें इसी पेपर में आपको आंसर बता दिया जाएगा। आई होप आपको आज का पेपर अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।